15 नवंबर 2022 इंडोनेशिया में G20 सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिलाने के लिए बैंक्वेट टेबल से उठे और एक संक्षिप्त बातचीत की। 3 वर्षों में उनका पहला इन पर्सन एक्सचेंज। हालांकि दोनों पक्ष बातचीत के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं, फिर भी इसने लोगों के बीच 30 महीने के सीमा संकट में सफलता की उम्मीद जगाई, जो 2020 में गलवान वैली में एक घातक संघर्ष के साथ शुरू हुआ था। 9 दिसंबर 2022 चीन की सेना ने 300 से अधिक सैनिकों के साथ अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में LAC को पार करने और यथास्थिति को एक तरफा बदलने की कोशिश की। चाइना के इस प्रयास का भारतीय सेना ने स्थिर और कृत संकल्प तरीके से मुकाबला किया। इसके बाद हुए आमने सामने के कारण हाथापाई हुई, जिसमें भारत की सेना ने बहादुरी से चीन को हमारे क्षेत्र में घुसपैठ करने से रोका और इन्हें अपनी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर किया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों चाइना अपनी सीमा में ना रहकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नियम तोड़ अपनी सेना को तैनात करके आखिर किस स्ट्रेटेजी की प्लानिंग कर रहा है, और आखिर क्यों चाइना अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत कहता है, और भारत चाइना को जवाब देने के लिए क्या कदम उठा रहा है। आइए जानते हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर दुनिया की सबसे लंबी विवादित सीमा है। 1962 में दोनों देशों में युद्ध हुआ और तब से बार बार सीमा पर झड़पें होती रही हैं। भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ की खबरें अब लगातार आ रही हैं। 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों के बीच यह बढ़ता तनाव न केवल विश्व सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम पैदा करता है, बल्कि मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के कारण हिमालय के पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। ये पाया गया है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। हालांकि बड़ी घटनाओं से तनाव बढ़ जाता है, जो पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सालों तक बना रहता है। तवांग पर तत्काल तनाव कम होने के बावजूद चीन और भारत ने अपने क्षेत्रीय दावों में कोई समायोजन नहीं किया है। इस नजरिए से चीन यथास्थिति को बदलने का प्रयास करता प्रतीत होता है, या तो बल द्वारा समर्थित मुखरता से। सभी का उद्देश्य जमीन पर नए तथ्य बनाना है। साउथ चाइना सी में चाइना ने 3200 एकड़ से अधिक जमीन पर कब्जा कर लिया है। विवादित चट्टानों और चट्टानी क्षेत्रों को आइलैंड्स में बदल दिया है। इनमें से कुछ नए आइलैंड्स अब मिलिट्री फैसिलिटीज को होस्ट करते हैं। इंडिया और चाइना के बीच तवांग में स्टैंड ऑफ पिछले कई सीमा घटनाओं में से एक को दर्शाता है। जुलाई 2017 में चीनी सैनिकों ने चरवाहों के एक समूह को खदेड़ते हुए उत्तराखंड में लाइन ऑफ कंट्रोल भी पार की। ऐसे ही डोकलाम विवाद के संयोग से भारतीय सैनिकों ने कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में चीनी सैनिकों को रोका। भारत के इतिहास में एकमात्र युद्ध जो 1962 में चाइना के साथ हुआ था, एक अपमान, जिसमें चीनी सेना ने एक तरफा रूप से उस जमीन को खाली कर दिया था जिसे उन्होंने भारत से जीता था, और पुरानी कई पोस्ट पर सेवानिवृत्त हुए थे। कमी की स्थिति का प्रदर्शन किया और इसके परिणाम स्वरूप अक्साई चीन क्षेत्र पर चाइना का कब्जा हो गया। युद्ध की विरासत अभी भी चीन के भारतीय विचारों पर एक काली छाया डालती है। इससे पहले कि वियतनाम विवाद अमेरिकन पॉलिसी को प्रभावित करता, महत्वपूर्ण सहयोगी इनिशिएटिव्स सामने आए जो चाइना के बारे में भारत की चिंता से जुड़े थे। वह समय वर्तमान युग की याद दिलाती है, एक ऐसा युग जिसमें भारत इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी दोनों क्षेत्रों में चाइनीज इंटेंशंस के बारे में पहले से ज्यादा आशंकित हो गया है। इसी वजह से इंडिया बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को संदेह और अविश्वास के रूप में देखता है। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन लिखिए।
राजनीतिक रूप से देखा जाए भारतीय प्रधानमंत्री एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुद्दों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग करने की इच्छा का संकेत दिया है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने जुलाई 2017 में मोदी की व्हाइट हाउस यात्रा के दौरान जारी नॉर्थ कोरियन मिसाइल टेस्ट की निंदा करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया। संयुक्त बयान में न केवल उत्तर कोरिया की कार्रवाई की निंदा की गई बल्कि बीजिंग चाइना के क्षेत्रीय दृष्टिकोण को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने की भारत की इच्छा को भी प्रदर्शित किया गया। इंडिया जानता है कि कोरियन पेनिनसुला के कोलैप्स और रीयूनिफिकेशन के डर से चाइना नॉर्थ कोरियन रिजाइम के खिलाफ कठोर कार्रवाई में शामिल होने से हिचकिचाता है। 1991 में भारत ने ऑफिशियली अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की, जो साउथ ईस्ट एशिया के ग्रुप आसियान के 10 देशों के साथ कल्चरल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक संबंधों को विकसित करने पर केंद्रित थी। हालांकि भारत के अधिकांश साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ लंबे समय से पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और कल्चरल संबंध थे, लेकिन इस पॉलिसी का उद्देश्य साउथ ईस्ट एशिया में चाइना के बढ़ते रूप से भारत की क्षेत्रीय स्थिति को मजबूत करना था। क्योंकि 1962 में दोनों देशों के बीच जियोपॉलिटिकल कंपटीशन शुरू हुआ था। दोनों देश साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में इन्फ्लुएंस बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर्स रहे हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी ने भारत और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच महत्वपूर्ण रूप से गहरे जियो स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और सुरक्षा संबंधों को बढ़ावा दिया है। भारतीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के दायरे में शुरू की गई लुक ईस्ट पॉलिसी ने इस समय के दौरान साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ सभी पहलुओं में भारत के सहयोग को बढ़ाने का काम किया। बहुत सारे देशों ने चीन की शक्तिशाली प्रतिरोध के खिलाफ एक संरक्षण क्षेत्र के रूप में भारत के प्रस्ताव का स्वागत किया। 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए गवर्नमेंट के तहत अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अपग्रेड किया। परिवर्तन के बावजूद इस नई नीति ने अभी भी आसियान के साथ भारतीय जुड़ाव को बढ़ाने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ संबंधों को बढ़ाने के महत्व को भी माना है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक अलग जियोपॉलिटिकल समय में शुरू की गई थी और इसने भारत और आसियान राज्यों के बीच डायनामिक टाइज को मेंटेन किया है। पिछले 2 दशकों में भारत और चीन के बीच बायलैटरल ट्रेड बढ़कर 71.5 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है, जिसमें चीन भारत के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर के रूप में अमेरिका से आगे निकल गया है। फिर भी इस बदलाव ने दोनों देशों के बीच 1962 से चले आ रहे 3500 किलोमीटर के सीमा विवाद का समाधान नहीं किया है। न ही दोनों देशों की आबादी के बीच मौजूद गलत धारणाओं और शत्रुता के मिसपरसेप्शंस का समाधान हुआ है। भारत भी चीन के अंदर एक मेजर पब्लिक रिलेशन प्रॉब्लम से गुजर रहा है। 13 मई 2017 को चाइना ने अपनी वन बेल्ट वन रोड, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI के रूप में भी जाना जाता है, की घोषणा की। BRI के माध्यम से चाइना साउथ एशिया में भारी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मुख्य रूप से सीपेक के माध्यम से, जो कि पाकिस्तान के साथ एक बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक कोलैबोरेशन प्रोग्राम है। सीपेक के माध्यम से चाइना पाकिस्तान में रोड्स, रेलवेज, फाइबर ऑप्टिक केबल्स और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के नेटवर्क पर 60 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये कॉरिडोर अरेबियन सी पर चाइना के सिंजियांग से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक फैला होगा, जिससे चाइना ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक शॉर्ट ट्रेड रूट बन जाएगा। पाकिस्तान के ग्वादर में चाइना नए हाईवेज और रोड्स के अलावा ट्रेड फ्री जोन और एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप कर रहा है। चाइना श्रीलंका में भी भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जहां उसने हम्बनटोटा में एक नया सीपोर्ट और कोलंबो में एक डीप वाटर कंटेनर टर्मिनल के निर्माण के लिए फंडिंग की है। चाइना के इन्वेस्टमेंट मैप के अंडर तीसरा देश बांग्लादेश है, जिसने इस शर्त के तहत BRI इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर किए कि चाइना बांग्लादेशी पावर ग्रिड, कोल माइंस और अन्य उद्योगों में इन्वेस्टमेंट करेगा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस सुझाव के बावजूद कि BRI इनिशिएटिव के पीछे मोटिवेशन हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस का एक बड़ा परिवार बनाना थी, भारत ने इस पहल को स्वीकार नहीं किया है। ये हिचकिचाहट उन चिंताओं को दर्शाता है जो BRI में अधिक कनेक्टिविटी के मुखौटे के पीछे चाइनीज स्ट्रेटेजी को छुपाता है। भारत एकमात्र साउथ एशियन नेशन है जिसने इस इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। सीपैक में चाइना के पार्टिसिपेशन का विरोध बनाए रखा है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश, जिसे चाइना साउथ तिब्बत कहता है, के एक बड़े हिस्से पर चाइना का दावा सीमा विवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो BRI पर भारत की आशंका बनाए हुए है। चाइनीज गवर्नमेंट विशेष रूप से तवांग डिस्ट्रिक्ट के बारे में चिंतित है, जो तिब्बतन पॉपुलेशन और दलाई लामा के नेतृत्व वाले सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए धार्मिक महत्व का स्थल है। तवांग के एक मोनेस्ट्री में दलाई लामा 1959 में एग्जाइल पे रुके थे। भारत की अखंडता पे एक बड़ा खतरा चाइना के अरुणाचल प्रदेश में अतिक्रमण से है। भविष्य में इस समस्या का समाधान असंभव लगता है। इस इशू को दूर करने के प्रयास 1988 से रुके हुए हैं, जब पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने
इस मुद्दे को हल करने के लिए पहले ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की स्थापना की थी। बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया चाइना रिलेशंस का एक तत्व है। बढ़ती हुई कनेक्टिविटी को फंडामेंटली दोनों देशों के बीच कैपिटल, पीपल और टेक्नोलॉजी की फ्लो से निपटना चाहिए।